बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इस वक्त जो बाज़गश ये सुनाई देती है कि किसी तरफ से बैकडोर राबते हो रहे हैं, किसी ने इशारा भी दिया कि बैकडोर राबते हो रहे हैं और ये बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी कहा कि कोई हमारे बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खान साहब ने आज ये बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जब आज़म सवाती साहब के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि बैकडोर राब्ते जमहूरी कुव्वतों के दरमियान में होते रहते हैं और ये जितनी भी सियासी जमातें हों वो करती रहती हैं, लेकिन उसका हासिल हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हमें यह भी नहीं लग रहा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करेगी। उनका ये कहना था कि अगर वो ऐलान नहीं करेगी तो मैं जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। पाकिस्तान की सियासी पोजीशन इस वक्त किस हद तक मुस्तहकम है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। तो आज खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा करें, फिर इशू पे बात करते हैं। बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। हम इलेक्शन चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और इंशाल्लाह जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। राना साहब, क्या लगता है? खान साहब ने यह भी बात कर दी है कि बैकडोर राबते होते रहते हैं, तमाम सियासी जमातों में होते हैं, दूसरी तरफ वो जुमे की बात भी कर रहे हैं। क्या किसी तरफ से इशारे की इस वक्त उम्मीद है कि नए इंतखाबात के लिए कहीं ना कहीं से ऐलान हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। कप्तान इलेक्शन चाहता है, हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती। उसकी वजह, हुकूमत के अंदर एक जमात हो ना, एक सियासी जमात हो, उसे मनाया जा सकता है, उसे कोई तीसरा फरीक राज़ी कर सकता है या वो तीसरे फरीक की बात सुन सकते हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत के अंदर मौजूद हैं कई जमातें। हर जमात जो है वो अपने अपने आइन के, अपने कानून के, अपने तंजीमी अमूर के मुताबिक बात कर रही है। इस वजह से ये मुज़ाकरात, बैकडोर मुज़ाकरात हों, इनडोर मुज़ाकरात हों, कोई तीसरा फरीक हो, ये कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजूहात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ। पीपल्स पार्टी ने, मैंने आपको बता दूँ, डिमांड कर दी है कि अगला वज़ीर आज़म हमारा होगा, फिर हम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे मुख्तलिफ मामलात में। मौलाना साहब जो हैं वो अपनी डिमांड लेके आ गए। अब इन हालात में मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि हम फौरी इलेक्शन में जाए जिसका मौका पीपल्स पार्टी उठाए? मुस्लिम लीग नून को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम हालात में, अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रही है वो अक्सर पीपल्स पार्टी ले रही है, तो हम क्यों जल्द हालात में जाएं। अब बैकडोर जो राब्ते हो रहे थे, उन राब्तों में बहुत से मामला तय हो चुके थे, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, और उन मामलात में ये चीज़ें शामिल थी कि इलेक्शन जो है कबल अज़ वक्त हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में कुछ जमातें कुछ टाइम मांग रही थी। अच्छा, वो टाइम क्या था? टाइम था जी हमें 3-4 माह दे दिए जाएं। अच्छा, इस पे बात हो रही थी वो 4 माह मांग रहे हैं, इन्हें 2 माह दे दिए जाए, वो 2 माह मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे 1 माह दे दिए। इस तरह दरमियानी रास्ता निकलना था। अब जब पिछले कल या परसों इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि जनाब अगस्त से पहले डॉलर जो है, अगर आप मुझे अगस्त तक टाइम दे तो मैं डॉलर को ज़रा नीचे ला सकता हूँ। कितना नीचे? 200 तक ही कहा ना उन्होंने कहा 200, वो तो बेशतर मौक़ों पे 200 से भी नीचे की बात करते। चले 200 से नीचे 178 तक या 180 तक, 190 तक। अब टाइम है अगस्त तक। अगस्त तक क्या हालात होते हैं? क्या अगस्त तक को टाइम, जब अगस्त तक टाइम मिल गया तो पीछे टाइम रह क्या गया भाई? ख़त्म हो गया ना टाइम। तो आखिरी 6 माह तो होते इलेक्शन के हैं, आखिरी 6 माह तो बिल्कुल ख़त्म कर देती है हर चीज़। तो ये मामला थे जिसके बाद अब हुकूमत को पता चल गया कि हम 1 या 2 माह में कुछ नहीं कर सकते। 3 माह भी हमारे लिए कुछ नहीं है। 3 माह में भी हम ना महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम ऐसे मामला सीधे कर सकते हैं, ना हम सैलाब ज़दगान जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस सारे इशू में मुतासर हुए हैं बेचारे, जिनकी तरफ अब किसी की तवज्जो नहीं है, जिन पर कोई सियासी जमात बात नहीं कर रही, जो बेचारे किस हाल में पड़े हैं। मौसम सर्द होना शुरू हो गया है, उनके पास रज़ाइयाँ नहीं हैं, उनके पास बिस्तर नहीं है, उनके पास छत नहीं है। तो इन हालात में बेचारे वो जिस हालात में रह रहे हैं, तो क्या वो किसी भी हुकूमत को, खासकर जो हुकूमत होती है हाथ में वक्त है, उसको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे।
तो इन हालात में बेचारे उनका बुरा हाल है, तो हुकूमत समझती है कि अगर अब हमने इलेक्शन का अनाउंस कर दिए तो दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक खबर देता चलूँ। खान साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बैकडोर राब्तों का भी हमें पता जो थे, लेकिन बैकडोर राब्तों, फिर मैं कह रहा हूँ एक जमात से राब्ता हो ना तो ठीक है, इत्तेहाद से राब्ता हो तो वो राजी नहीं होते। खान साहब अब जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में, अब होगा कंफर्म है? ये कंफर्म है। खान साहब कोई ऐसी सूरत जो लॉन्ग मार्च को तब्दील कर दे जो दिखाई दे रही हो? नहीं, अब ऐसी सूरत नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं आपको अगले 5 दिन में कोई बड़ी अगले 5 दिन जो है ना वो हुकूमत पे बड़े बुरे हैं। पता क्यों? हुकूमत ने जो एक फैसला खान साहब के खिलाफ करवाया है ना, इस फैसले का हुकूमत के साथ क्या होगा आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं आपको एक क्रिकेट मैच की फुटेज दिखाता हूँ, ज़रा वो फुटेज देख लें। ये सेम हुकूमत के साथ होना है। ये ज़रा फुटेज देखें, ये बड़ी मज़ेदार फुटेज है ना यासर, आप तो स्पोर्ट्स मैन है। ये देखें, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल है ना। देखें ये किस तरह जश्न मचा, ये कल इसी तरह जश्न मनाया है। आखिरी विकेट जहाँ पे गिरी थी, आखिरी पूरा जश्न मनाया, आतशबाजी भी हुई। कल मैं कह रहा हूँ भंगड़े डाले गए, कल इतने खुश थे जिसका इंतहा कोई नहीं। पवेलियन जो था ना वो था कल वज़ीर आज़म हाउस, और उसके बाद जब ये पता चला यार ये हमसे तो हो गई नो बॉल, तो उसके बाद क्या हुआ आप देखें ना। यही हाल होना है, सेम ये मैच वाला हाल जो है ना, सेम इस मैच वाला हाल हुकूमत के साथ होना है। क्योंकि कानूनी माहिरीन, आईनी माहिरीन, हर शख्स ये कहता है कि ये फैसला इतनी जल्दबाजी में इतना गलत दिया गया कि इमरान खान को आपने 2 मौके दे दिए। एक वो मजलूम मजीद, दूसरा पता चल गया कि हर शख्स इनके खिलाफ है, और तीसरा इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान, उनका बाइस होना, उनका इमरान खान के खिलाफ बतौर बाइस फैसला देना, इस फैसले के बाद बड़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये जब हेयरिंग होने से शुरू, उस पर जो गुफ्तगू होगी, कानून और आइन क्या कहता है, जब आप वो चीज़ें देखेंगे तो ये होगा। फिर ये नो बॉल जो करवा दी है ना, और उस नो बॉल पर जो बंगरे डाल रहे थे, वैसे बंगरे तो कल रात के ख़त्म हो गए हैं, बंगरे कल रात के ख़त्म हो गए हैं। आज जो जश्न की काल थी, कहीं जश्न नहीं हुआ। आज बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरे पास तो ये इतला है कि इनकी एक मीटिंग में, या सर इनकी एक मीटिंग में बड़े सीनियर वकला ने कहा जनाब ये क्या कर दिया आपने ये जो कर दिया है ये तो आपके गली की हड्डी बन गई। आप जब इमरान खान को किसी सूरत में रिलीफ लेने से आप नहीं रोक सकते, उसको जब रिलीफ मिल गया तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, फिर आप किस तरफ जाएंगे, फिर आपके पास क्या चीज़ होगी। फिर आप अगर इमरान खान के खिलाफ उसके बाद जो दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग वाला, वो भी करेंगे, वो भी इसी तरह हो जाएगा। क्योंकि फॉरेन फंडिंग तो है नहीं, वो ममनुआ फंडिंग, उससे सारा कुछ हो जाएगा। इनके साथ बड़ा बुरा हुआ है। ये आज आपको ये जो नज़र आया ना, आज वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ा आज चीखो पुकार जो है ये ऐसे नहीं हुई। ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं हुई जब आपको खुशी हो ना तो उसके बाद आप सेलिब्रेट करते हैं, आपको खुशी हो तो आप दीगर मामला करते हैं। कैसा मैं कह रहा क्या कमाल की चीज़ है हमारी सियासत भी, कि आज वो फेटअफ का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। और भाई आपको आए दिन कितने हुए हैं, आप जब से आए हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ तो आर्मी चीफ को, तो साथ जाता है PTI हुकूमत को, बस इसका क्रेडिट अगर आप कहें। किसी ने ये कहा कि इनसे पूछा गया कि अभी तक की कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो PTI से पूछें। तो फैटफ से बाहर आ गए तो उन्होंने कहा जी ये तो PTI ने किया होगा, नहीं ये तो हमने किया, ये तो सारी हमारी। भाई वो फुटेज देखें जरा, वो याद है आपको इन सब लोगों ने फैटफ के मामले पे जी किस तरह बाइकआउट किया था, उन्होंने कहा था कि हमें किस तरह एहतजाज किया था, याद है ना आपको? जी याद है। तो फिर ये तो यासर साहब ये सारे के सारे जो है ये आप ज़रा, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले खुशियों के दिन आगे, कभी खुशी कभी गम, ये शुरू हो गया कम। ये आप कहें कि ये अब बड़े राज़ी रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे, बड़े इनके मामला ठीक रहेंगे, ऐसा मुझे होता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिन बड़े बड़े मुश्किल के दिन हैं। लोग महंगाई से देखें, गंदम का बहरान तैयार, सर्दियाँ गैस नहीं मिलनी,
गर्मियों में बिजली नहीं मिली, सर्दियों में गैस नहीं होगी, गंदम का बहरान होगा, दीगर मामलात होंगे, लोग सड़कों पे होंगे, आपकी इंडस्ट्री दोबारा बंद होने जा रही है, आपके कंटेनर जो आए हुए हैं बाहर से लोगों के वो क्लियर नहीं हो रहे, आप लोगों की एलसीज नहीं खुल रही। कितनी देर आप करेंगे ऐसा? ऐसा करने के बाद एक ऐसा तूफान आएगा जिसको आप रोक ही नहीं सकेंगे। तो इनको आखिर जाना पड़ेगा। आपको पता है, ये तो आज सारे टीवी चैनल, हमने तो रात को भी कुछ चीज़ें दी थी, अब बड़े टीवी चैनल सारे कह रहे हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया जी, वो ऐसे हो गया जैसे हो गया, पीडीएम ने ये अंदर मशवरा कर लिया, ये कर लिया। भाई जी पीडीएम ने तो वो कर दिया है कि पंजाबी का एक फिक्र है ना, पिंड बसियाँ नहीं डाकू बैलो बैग ने। अभी अगली हुकूमत आई नहीं, अभी तो जनाब मियाँ साहब के आगे डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं। मरियम साहबा जो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार थी हैं, मरियम साहबा की छुट्टी हो गई है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया है वज़ीर आज़म हमारा होगा और बिलावल या जरदारी होंगे वज़ीर आज़म। हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अगर मौका, अच्छा उन्हें मौका नहीं मिलना, वो सारी मतलब लगे जब तक तो मौजूद हैं ये इमरान खान सियासत में है ना, तो इनमें से किसी की बारी नहीं आती। इस वक्त जो अवामी, जो हमें हकीकत में देखना चाहिए, जो अवामी सूरत हाल है, जिस तरह अवाम इनके साथ खड़ी है, जिस तरह अवाम इनकी सपोर्ट कर रही है, ये तो नज़र आ रहा है। और अगर 1% मैं कह रहा हूँ कि ये इस पर कामयाब हो जाती है तो नून लीग की बारी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज अपने मुतालबे पेश किए हैं जनाब, आज भी कल भी, कि हमें हमसे अगर कुछ हमायत लेनी है, हमसे फेवर लेनी है तो मियाँ साहब को पाकिस्तान लाने के लिए हम हाज़िर हैं। उन्होंने कहा ये मियाँ साहब की सपोर्ट करने के लिए हम हाज़िर हैं। तो हमें आप क्या दे रहे हैं? अगले इलेक्शन की यकीन दहानी कराएँ, हमसे तय करें और जामन को लाएं और तगड़ा जामन लाएं, उस जामन के बाद हम आपके साथ करेंगे। तो ये तो घर को आग लग गई, घर के चिराग से चल पड़ा है काम यासर साहब। ये इतनी अब जल्दी जान नहीं छूटती, मामले किसी और तरफ चल पड़े हुए हैं। और मैं आपको चलें, मैं ये बता दूं, जितना मर्जी आज वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, जितना मर्जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, मुझे इतला जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। पहले जल्दी थे, लेकिन अब जो फाइनल चीज़ें हो रही हैं वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन, यानी दिसंबर में जाके ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। नवंबर के एंड में भी हो सकती हैं, नवंबर के दरमियान में भी हो सकती हैं। तारीख का ऐलान तो फिर दिसंबर में ही होगा ना, असम्बलियाँ डिसॉल्व तो फिर दिसंबर के एंड में ही जाके नहीं हो सकता है, दिसंबर के एंड से पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाए, बड़ा कुछ हो सकता है। तो फिर बात तो फरवरी तक चली जाएगी। नहीं फरवरी नहीं, वो आपके पास एक चीज़ मौजूद होती है, फिर आपने कुछ चीज़ें कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, बहुत से मामलों के हवाले से होता है, और उसमें ये 3 माह से 4 माह में भी चला जाता होता है। कोई ऐसा ये कोई बड़ा मसला, लेकिन जब पहली मेरे पास इतना ये है मार्च अप्रैल ये इलेक्शन, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं, यही सियासी मंजरनामा होगा। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या होंगे, वजूहात क्या होंगी, और अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर तेज़ी किसकी सियासत में आएगी, किन वजूहात की बुनियाद पर आएगी, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज पे पुरतशद्दुद मुजाहरे भी देखने में आए। एक तरफ FIRs दर्ज की गई, दूसरी तरफ कौमी असम्बली के रुकन को गिरफ्तार भी किया गया, दहशत गर्दों जैसा सलूक भी किया गया, जिस पर पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत भी की। जो एहतजाज था उसे पुरअमन रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए डिस्पर्स होने का भी हिदायतनामा जारी किया, जिसके बाद अवाम मुंतशिर हो गए। ये एक आइनी और जमहूरी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया और उन्हें यह लगता था कि इससे बेहतरी ही हो सकती है, बसूरत दीगर हालात कशीदा हो जाएंगे तो वो किसी के बस की बात नहीं रहेगी। तो कल जो देखने में आई सूरत हाल, ये सूरत हाल जुमे के बाद जब ऐलान हो जाएगा लॉन्ग मार्च का, किस हद तक देखने में आएगी, माजी की निस्बत लॉन्ग मार्च किस तरीके का मुख्तलिफ होगा, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात अली अफजल साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली अफजल साहब, अगर देखा जाए खान साहब ने आज ये बात कर दी है कि जुमे तक अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान ना हुआ कि इंतखाबात कब होंगे, जो उन्हें ये भी लगता है कि ऐलान नहीं होगा, तो जुमे को ऐलान कर दिया जाएगा लॉन्ग मार्च का। अब पुरतशद्दुद मुजाहिरों से बचने के लिए हिकमत अमली को तरतीब किस तरीके से दिया गया? यासर साहब, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज, जैसा कि आप समझते हैं कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में शहरियों का एक बुनियादी हक है
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से वाउच किया है इस एहतजाज के लिए कि एहतजाज पुरअमन रहे, और ये क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। यही इंस्ट्रक्शन पार्टी क़यादत की तरफ से कि हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, बट प्रोवाइडेड कि हमें हमारा ये जो राइट है इसको एक्सरसाइज करने दिया जाए। और खान साहब की तरफ से ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम वायलेंट नहीं होंगे और हम किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। बहरहाल जिस तरह से आप हरकत व सकनात देख रहे हैं वफाकी हुकूमत की, बुखलाई हुई है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये उस नहज पे हालात को लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें भी वायलेंस का खदशा है और अवामी जज्बात रोकने में हम भी नाकाम हो सकते हैं। सो हम बार बार अपील ये कर रहे हैं कि खुदारा उस नहज पे हालात को ना लेके जाया जाए, इदारों को इस्तेमाल ना किया जाए खिलौनों की तरह, और हमें एक पीसफुल एहतजाज जो कि हमारा एक बुनियादी हक है वो हमें दिया जाए। अच्छा जी, आप पीसफुल एहतजाज आपका बुनियादी हक है, बिल्कुल। एक तो आपको मुबारक, आपने असम्बली में बड़ी ज़ोरदार तकारीर और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आपने करारदाद, ये एक बड़ा क्रेडिट होता है। अरकान असम्बली तो अक्सर अमेरिका जाने की बातें करते हैं और आपने करारदाद पेश की। साहिब साहब ये तो बताएं, अगर आपके लॉन्ग मार्च के ऐलान और उसी दौरान में गवर्नर राज लग गया पंजाब में तो? नहीं, देखिए राना साहब, अगर लीगली स्पीकिंग एंड टेक्निकली स्पीकिंग गवर्नर राज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो जो उसकी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, अगर आप आइन में से देखें, पहले काम तो कौन से आइन के मुताबिक हो रहे हैं? लग सकता है। आप समझते हैं कि काम आइन के मुताबिक हो रहे हैं? ये भी आइन के मुताबिक हो। बिल्कुल, ये आपने ठीक अच्छा सवाल किया, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। लेकिन मैं वही जो बार बार मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से फैसले किए गए तो फिर अवाम भी हक बजाने होगी फैसले अपने हाथ में लेने के लिए, तो फिर अवाम भी रिटेलिएट भी करेगी, रिस्पॉन्ड भी करेगी। क्योंकि ये समझना चाहिए कि ये अब वो सोई हुई कौम नहीं है, अब ये बेदार हुई कौम है। इमरान खान साहब ने इस कौम को जगा दिया है, इसको इसके राइट्स बता दिए हैं, हकूक बता दिए हैं, और ये कौम अपने हक लेना जानती है। आपने देखा हर गिवन अपॉर्चुनिटी पे कौम ने खान साहब को रिस्पॉन्ड किया है। 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब हो, 16 अक्टूबर का ज़िमनी इंतखाब हो, सो ये ज़िमनी इंतखाबात किस चीज़ का वो आपको क्या दिखा रहे हैं? ये ज़िमनी इंतखाब यही दिखा रहे हैं कि अवाम किस लीडर के साथ, किस लीडर की सोच के साथ, किस लीडर के विजन के साथ खड़े हैं। बड़ा क्लियरली अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, और मैं समझता हूँ तारीख साज शिकस्त हुई है, इबरतनाक शिकस्त हुई है। आप यकीन माने, मैं तो समझता हूँ कि अगर इनमें थोड़ा सा कोई सैनिटी हो, कोई थोड़ी सी डिसेंसी हो, तो डूब मरने का मुकाम है ये जो रिजल्ट आया है। और 25-25 हजार की लीड अच्छा, अली साहब कल के हवाले से हमारे 30 हजार की लीड से हाल हैं। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान कुली तौर पर मिला लिया जाए तो 30 से 32 हजार के करीब ये अवाम निकली थी जो मुतशद्दिद अवाम थी। तो इसने फिर डर के मारे वापसी की कॉल दे दी कि घर चले जाएं। इसका क्या जवाब होगा? दूसरी बात यह कि जहां पे आपकी हुकूमत अपनी जिस सूबे में मौजूद हो, उसी हुकूमत के होते हुए आपके अपने कारकुनान एहतजाज करें और उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हो जाएं, तो इसके पीछे क्या पंजाब हुकूमत ने खुद ये फैसला किया कि मुकदमात होने चाहिए? में कोई नहीं हुआ, इस्लामाबाद में दर्ज, या सर रावलपिंडी में भी हुआ? नहीं, इस्लामाबाद में। देखिए इस पर जी देखिए, दो सवाल आपने पूछे। जो पहला सवाल है ना, ये तो रान साहब, इस पे मैं यही कहूँगा कि ये लोग इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह का झूठ बोल के ये क्या गेन करेंगे। ना ये अपने लीडरान को भी सच नहीं बताते। सच आपने देखा, सच वो है जो खुले आसमान के नीचे सब ने देखा। कल किस तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब से लेके सिंध, बलूचिस्तान, KP के हर जगह एहतजाज हुआ, और ये कोई कॉल नहीं दी गई थी खान साहब की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये PTI के कारकुन नहीं निकले, ये आम आवाम निकली है,
और ये आम आवाम इलेक्शंस पे भी निकली है, ज़िमनी इलेक्शंस पे भी निकली है और आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस पे भी निकलेगी। सो मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूं कि ये नविश्ता दीवार है, ये इसको पढ़ें, ये किस तरफ जा रहे हैं और ये हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में, ये इलेक्शंस का खौफ है जिस वजह से इलेक्शंस नहीं लड़ रहे। साहब आज तो कह दिया वज़ीर आज़म साहब ने, जब तक मुल्क की मौशियत बेहतर नहीं होती तो इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसका मतलब इलेक्शन होंगे ही नहीं। देखें, इनकी तो ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये तो मेरा अल्लाह की ज़ात फैसला करेगी। बहरहाल अगर तो ये कहते हैं कि मईशत ठीक नहीं होती, तो इनके होते हुए तो अगले 100 साल तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। तो क्या ये 100 साल यहाँ पे बैठे रहेंगे? सो मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा मुल्क की हालात को देखें, महंगाई किस तरफ चली गई है, गरीब आदमी किस हद तक मजबूर है, लाचार है। गरीबों की बात करें, हमारे से क्या तकलीफ है इन्हें? हमारे से तकलीफ ये है कि हम गरीब की बात करते हैं, हम मजदूर की बात करते हैं। एक बात बता दें, क्या खान साहब इस जुमे को ऐलान कर देंगे या इस जुमे के बाद फिर इंतजार इंतजार इंतजार? रान साहब, आपका प्रोग्राम क्योंकि ऑपोजिशन भी देखती है, तो इस दफा हम इनको थकाएंगे। ये अपने कार्ड्स नहीं हम शो करेंगे, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड कि इस दफा कितना थकाना है। 2 महीने से हम लॉन्ग मार्च की बात कर करके खुद थक चुके हैं। हाँ, हम इनको थकाएंगे जी। और दूसरी बात यह है कि जो खान साहब का वर्कर है, खान साहब ने तो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की अपने वर्कर्स की, ना खान साहब खुद थकते हैं ना उनके वर्कर्स थकेंगे। और हम खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। जिस दिन खान साहब कॉल देंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अवाम का जमे गफीर सड़कों पे होगा इंशाल्लाह। खान साहब, चले आखिरी सवाल, खान साहब सुना है लाहौर से जुलूस की क़यादत कर रहे हैं? नहीं रान साहब, जैसा मैंने ये कहा कि अगेन ये पार्टी क्योंकि पॉलिसी भी ये है कि इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई कार्ड्स नहीं हम शो करेंगे। और काफ़ी ऑप्शंस हैं जिन पे गौर हो रहा है, काफ़ी हद तक प्लान फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन ये मैं आपको पूरे वसूख से और एतमाद से कह रहा हूं कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च की कॉल, और जब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद की मैं आपको कांपे टांगती हुई नजर आएंगी। चलें ये तो बता दें कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो क्या 1-2 दिन तक का होगा, या इस्लामाबाद पहुंचने तक की हिदायत होगी, एक जलसा होगा, खात्मा हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तारीख दोबारा दोहराएगी? यासिर साहब, इसमें सिर्फ इतना वजाहत कर दूं कि इंशाल्लाह ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये कामयाब होगा। जो हमारा मेन एजेंडा है फ्रेश इलेक्शंस का, वो इंशाल्लाह पूरा होगा और उसी पे हम इंशाल्लाह डिस्पर्स होंगे। वफाकी हुकूमत के बयानात को देखते हुए तो फिर ये लगता है कि आपको 6 महीने धरने में ही लग जाएंगे। देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ये अभी इधर उधर की बातें करते जाएंगे। ये तो जब अवाम का समंदर और अवाम का जमे गफीर निकलेगा तो फिर मैं इनसे पूछूंगा कि कितना टाइम लगेगा इन्हें। ये जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये 6 घंटे भी इंशाल्लाह अवामी प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। 6 घंटे भी अवाम का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत हो सकता है फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करते। बहुत शुक्रिया अली अफजल ज़ाई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी वाशी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कल से लेकर अब तक बहुत से कानूनी माहिरीन ने यह राय रखी है कि मिस डिक्लेरेशन का ये मामला नहीं बनता जो खान साहब के ऊपर बनाया गया है, और डिसक्वालिफिकेशन का भी इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, वो सिर्फ डी-सीट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चांते सफ़ात पे इसकी एक तफसील भी जारी की है। उसने कुछ 3 केसेस का हवाला भी दिया है। एक केस जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान एक केस है, एक उसका हवाला दिया गया। फिर 2-3 दीगर केसेस का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा हुआ है। अब ये मंजरनामा वज़ा किस तरीके से होगा, क्लैरिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है, खान साहब के पास कानूनी इस वक्त जवाज़ क्या है अदालत जाने के लिए, इसी पे बात करते हैं। माहिर कानून मुबीन काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुबीन काजी साहब, क्या बनता है खान साहब के पास ऑप्शन कि खान साहब अदालत में गए हैं और मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है बहुत से माहिर कानून की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में ये बात नहीं आती कि वो किसी को डिसक्वालीफाई कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ डी-सीट कर सकता है?
जी, इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन करने का बगैर ट्रायल के या बगैर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग के इख्तियार नहीं है। उनके पास ये इख्तियार है सेक्शन 232 के तहत, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि या वो कन्विक्शन हो सेशंस कोर्ट से ट्रायल के बाद, या वो इलेक्शन पिटीशन जो है उसके अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करते हुए ये ऑब्जर्व किया हो कि ये इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिस भी जो है वो कमिट हुई है। इवन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास भी इख्तियार नहीं है डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई करने का। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे ट्रायल के बाद सिर्फ इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर करेगा, और वॉइड डिक्लेयर करने के बाद जब उसकी वो जजमेंट वो भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, और उस जजमेंट के अंदर मौजूद हो कि इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हुआ है करप्ट प्रैक्टिस कमिट होने के बाद, तो सिर्फ उस सूरत में फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकेगा। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रायल इलेक्शन कमीशन प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करता है या कोई प्राइवेट पर्सन प्राइवेट कंप्लेंट करता है इलेक्शन एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिस के ऑफेंसेस की, जिसका एक ट्रायल का इख्तियार सिर्फ सेशन जज को होता है या एडिशनल सेशन जज उसकी साथ कर सकता है। तो उसके बाद उसमें वो पूरा ट्रायल हो, ट्रायल के अंदर आपको पता है फौजदारी ट्रायल में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो भी मुल्जिम को मिलता है, और उस ट्रायल के बाद यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो ऑफेंस प्रूव्ड हो और उसको सजा हो अदालत से सेशन कोर्ट से, तो उसकी जो जजमेंट इनके पास आएगी उस सजा की बुनियाद के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसके बगैर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है बराह रास्त डिक्लेयर करने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। और यही चीजें सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन कर चुकी है बार बार, हाई कोर्ट भी मेंशन कर चुकी है। और मैं इस पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये एक केस PMLN के MPA थे खारिया से, गुजरात डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, तारक की बात कर रहे हैं ना? जी जी, MPA तारिक, मियां तारिक जी जी, MPA मियां तारिक साहब, उनके अगेंस्ट मैं काउंसिल था, और जो मियां अफजल याद के साहबजादे थे वो इसके अंदर वो अब सिटिंग MP हैं, उन्होंने वो पिटिशनर थे। तो इलेक्शन कमीशन में जब हमने फाइल की तो हमने बाकायदा ये प्रेयर की थी कि इनके ये कंसीलमेंट है स्पेन के अंदर एसेट्स की ईयरली रिटर्न्स के अंदर, तो इनको फाइंडिंग दी जाए कि इन्होंने ये कंसील किए हैं, और उस फाइंडिंग की बुनियाद पर वो, क्योंकि वो फाइंडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइंडिंग हो कि ये कंसीलमेंट है, उस फाइंडिंग की बुनियाद पर कंप्लेंट फाइल हो और वो उसके बाद कॉन्सिक्वेंशियली जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। जब पिटीशन एक्सेप्ट होकर फैसला मेरे पास आया, मैंने खोला, उसमें लिखा था उन्होंने बजाय कंप्लेंट फाइल करने के इलेक्शन कमीशन ने खुद से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को कहा, मैं कहा ये आप खबरों के लिए ठीक है लगवा लें, लेकिन ये ऑर्डर सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं था, ये वापस केस रिमांड होगा। बराह रास्त डिस्क्वालीफाई करने का नहीं था इख्तियार बगैर ट्रायल के। उसके ऊपर वही हुआ, वो मियां तारिक गए हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट से फॉर विद इन फर्स्ट डेट पे वो सस्पेंड हो गया ऑर्डर, क्योंकि वो ऑर्डर इलीगल था। तो यही वजह है कि मुबीन भाई साहब, आप सीनियर तरीन वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, इतने सीनियर मेंबरान बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमीशनर खुद भी बड़े सीनियर आदमी हैं, हुकूमत के पास भी सीनियर वकला की बहुत बड़ी टीम मौजूद है, खुद आज़म तारड़ साहब जो हैं वो बड़े सीनियर वकील हैं, वो इस मामले को दुरुस्त करार दे रहे हैं, वकला की ज़्यादा तादाद इसको गलत करार दे रही है। ये देखें, इसमें तो लॉ बड़ा क्लियर है, अगर आप ये इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को टीवी पे चला सकें तो रेलेवेंट सेक्शंस पे उस पर आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये अगर कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए मजबूरी है हुकूमत की, उन्होंने कहना है अब लोगों को एक परसेप्शन डेवलप करनी है, लेकिन फैक्ट ये है कि कानून, और मेरी तो चूंकि पॉलिटिकल लॉयल्टीज नहीं है कोई PTI के साथ या PMLN के साथ, तो मैं तो एज लीगल एक्सपर्ट या चूंकि मेरे 32 इयर्स की स्टैंडिंग है मेरी, और मेन इलेक्शन लॉस वन ऑफ द मेन स्पेशलाइज्ड एरिया है, और इसके ऊपर जो है मैंने खुद कई केसेस किए हैं। और आप जब ये चीजें सामने, जब ये क्लियर आएगी आपके सामने आएगा, जब कोर्ट में आएगा, अगर आप सेक्शन 137 देखें, 167 देखें, 173 देखेंगे आप, और उसके बाद आप जो सेक्शन 232 देखेंगे, तो सेक्शन 232 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये उसको गिल्टी, या वो गिल्टी हो, कन्विक्टेड हो,
या उसकी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग हो उसके, इन दोनों के अलावा, और वो भी 120 दिन आपको रिटर्न जब जमा की हो उसके 120 दिन के अंदर होनी है। और उसके अलावा और उसके बाद भी कोर्ट को इख्तियार, इवन अगर आप, यहां पे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कह देता है अपनी फाइंडिंग में कि करप्ट एंड इलीगल प्रैक्टिस हुई है और रिकमेंडेशन करता है इलेक्शन कमीशन को कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाएं, या एक कन्विक्शन हो जाती है, सजा हो जाती है, सजा सेशन जज से भी सजा हो जाती है, वो भी रेफरेंस जब जजमेंट आती है, इवन तब भी इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करे, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन है। मुबीन काजी साहब, कुछ चीजें क्लियर कीजिएगा। एक चीज ये कि आपने हर साल अपने असासाजात की डिक्लेरेशन पेश करना होती है। अगर किसी साल आपके असासाजात में इजाफा हुआ और आप किसी गलती की बुनियाद पे या किसी कोताही की बुनियाद पे वो डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाते, तो फिर आपके ऊपर क्या जुर्माना लगता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, डी सीट हो सकती है, या कहीं ना कहीं पे कोई मार्जिन हो सकता है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी अक्सर जब ये साल खत्म होता है और साल खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग ये जब डेडलाइन गुजर जाती है, तो आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट जारी होती है कि इतने मेंबर्स की मेंबरशिप सस्पेंड हो गई कि उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए। तो जब तक वो गोशवारे जमा नहीं कराते एनुअल रिटर्न्स अपनी, उस वक्त तक उनके मेंबरशिप रिस्टोर नहीं होती। चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक साल की 1 जुलाई से लेकर अगले साल की 30 जून तक के दरमियान की आपको रिटर्न जमा कराते हैं, लेकिन आपने जो अपने असासे डिक्लेयर करने हैं वो आप ये दिसंबर के अंदर, हर साल दिसंबर में जमा होती है उसके एंड पे इलेक्शन कमीशन के अंदर जब, लेकिन इसके अंदर आपने अपने असासों की जो तफसील देनी है वो देनी है कि जो आपकी 30 जून उस साल की 30 जून तक आपके जो असासे थे। अगर इस जो 1 जुलाई से लेके से 29 जुलाई तक एक असासा था, लेकिन 29 जुलाई को वो असासा वो बिक गया या वो जिस तरह इन्होंने कहा सड़क पे लग गया, तो 30 जून को वो असासा आपका नहीं रहा, तो आपको 30 जून को उसको जब आप असासे में अपनी सबमिट करेंगे उसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका असासा नहीं। ये रेफरेंस भेजा था स्पीकर ने। जी जी ठीक है। वो कहा जा रहा है कि जब स्पीकर रेफरेंस भेजता है तो उसकी अहमियत और आम चीज की अहमियत में बड़ा फर्क होता है। तो स्पीकर का भेजा हुआ जो रेफरेंस है उस पर ये काफी चीजें लागू नहीं होती। इसमें क्या है, कानून क्या कहता है? टोटली मिसकंसीव्ड है। देखें, स्पीकर है या इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान में तमाम इदारे जो हैं वो आइन के मुताबिक चलते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर आप वो सेक्शन आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 की सबसे आर्टिकल 1 की क्लॉज पी पे रिलाई किया जा रहा है, अगर आप वो प्रोविजन पढ़ेंगे क्लॉज पी उसकी, तो उसमें लिखा है कि ये तब भेजेंगे अगर वो किसी और कानून के तहत if he is for the time being disqualified under any other law। तो वो तो जब स्पीकर ने रेफरेंस भेजा उस वक्त तो ये डिस्क्वालीफाइड थे ही नहीं। सही। ये तो अभी भी जो डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने की है ये इलीगल है, ये सेटिसाइड हो जाएगी अगर ये क्रिमिनल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से ट्राई होके कन्विक्ट होने के बाद या इलेक्शन ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग के बाद फिर इलेक्शन कमीशन के बाद आता और इलेक्शन कमीशन फिर इसको जो है वो डिक्लेरेशन इशू करती डिस्क्वालिफिकेशन की। तो उस सूरत में फिर ये, चूंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो से कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि उसके पास इख्तियार है कि वो मैक्सिमम 5 साल तक किसी भी पीरियड के लिए कर सकती है, वो 1 दिन के लिए भी कर सकती है। उसने 1 दिन के लिए कर दिया, यानी 1 दिन के लिए नहीं कर सकती, 5 साल के लिए कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसका पहले एक मुनज़्ज़म तरीके से ट्रायल चले, कन्विक्शन हो और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला जारी करे। बहुत शुक्रिया मुबीन काजी साहब, ठीक, मुबीन काजी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, कुछ खेल का उनसर भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बारहा मौक़ों के ऊपर हमें सियासत में खेल देखने को मिलता है। लोग सियासी इक़दामात ऐसे ही उठाते हैं जिस तरह वो एक खेल में इक़दामात उठाते हैं, दूसरी तरफ खेल में हमें सियासत देखने को मिलती है। ये दोनों उनसर एक दूसरे के साथ बड़े जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है, ये पाकिस्तान की टीम अगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किसी मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है तो उसमें भी बहुत जज्बाती होते हैं और अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उस टीम के हवाले से भी बहुत जज्बाती होते हैं। कल T20 वर्ल्ड कप का एक बड़ा मार्का होने वाला है पाक भारत रिवायती हरीफ के माबैन। बारिश का खदशा भी मौजूद है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो अवाम के जज्बात क्या हैं,
इस खेल में तनासुब हार जीत का क्या रहेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कल का मैच 70% पहले इम्कान थे, अब शायद कम हो चुके हों बारिश के इम्कान। बारिश ना हुई तो किसके अरमानों पे पानी फिरने वाला? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा जी। मैं आपको चूँकि असर आपको बताऊं, जो आज हम बात करने लगे ना मैच की, ये बड़ी ज़रूरी, आज अच्छा किया है हम इस पे कर रहे हैं। पूरी कौम जो है ना, मैंने देखा हर तरफ तैयारियां हो रही हैं कल के मैच की। वैसे भी ज़हनी तनाव में सियासी तनाव से बाहर निकले, ज़रा स्पोर्ट्स की तरफ है। या सर कल का मैच बड़ा मज़ेदार मैच है। दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। जो तो क्रिकेट के पंडित हैं ना सारे, वो तो कह रहे हैं जी कि भारत की टीम अच्छी है। लेकिन मैं आपको इस मैच में एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में खेलता है और भारत फर्स्ट इनिंग्स पहली बारी लेता है और 170 तक भी आउट कर लेते हैं भारत को, तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और पाकिस्तान अगर पहली बारी लेता है और इन्हें कम से कम 190 स्कोर करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। जीतने के लिए 190 स्कोर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं आज निकाल रहा था सारा इनका डाटा, हमारे जो ओपनर है ना, उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि हम पहले 5 ओवर्स में स्लो स्कोर कर लें, आखिरी 10 ओवर्स में। ये कभी गारंटी नहीं होती T20 में। तो ये गारंटी कैसी है कि तेज खेलेंगे तो विकेट नहीं कमाएंगे? T20 में है तेज। आज आपने ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का मैच नहीं देखा? T20 में आपके पास आप 11 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ियों ने भारी लेनी है, 20 ओवर्स हैं आपके पास, तो उसमें रोक के खड़े खेलने वाला कभी नहीं जीतता। पाकिस्तानी टीम जो है, ये प्रेशर में, पाकिस्तान टीम के ओपनर जब प्रेशर से बाहर निकल के खेलेंगे, पूरी टीम अच्छी खेलेगी। अगर पाकिस्तान के ओपनर प्रेशर में खेलेंगे तो पूरी टीम प्रेशर में खेलेगी असर। इसलिए पाकिस्तान को अगर पहले खेलना है तो 190 करना पड़ेगा। इससे नीचे अगर आप कहेंगे करके आप टफ, बिल्कुल नहीं है। और अगर पहले नहीं खेलना, उन्होंने पहले खेलना या सर, तो फिर उनको 160, 150 से 160 पे आउट करके पाकिस्तान जीत सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे तो यहाँ पे बातें बहुत होती हैं मिडिल ऑर्डर के हवाले से कि हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा कमज़ोर है। पहले अगर ओपनर्स जाते रहें तो फिर मिडिल ऑर्डर की बारी आती है तो झड़ी लग जाती है, टेल एंडर्स पे जाके हमें रिलाई करना पड़ता है। तो हमारा मिडिल ऑर्डर ही जब मजबूत नहीं है तो ओपनर आके दीदा दलेरी के साथ किस तरीके से खेल सकते? ये 50 ओवर का मैच नहीं है, ये मैच है T20। और कल बारिश होगी, कल बारिश हो गई। आप ये भी और तो ये मैच आज एक मैच में 10 स्कोर के ऊपर 5 विकेटें भी तो गिरी हैं ना। बिल्कुल गिरी है ना, लेकिन खेले हैं ना वो। आप ये भी तो देखें ना, या जहाँ पे ये खेले हैं वहाँ पर आप बाकी मैच भी तो देखें कि जो क्वालिफाइड राउंड थे उसमें क्या हुआ। उसमें आप देखें वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जो है वो आउट क्यों हो गई टूर्नामेंट से, बाहर क्यों हो गई। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होगा ना, आप दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। भारत की मुझे कभी एक मैच में दिखा दें कि वो स्लो खेलते हैं। हमने प्रेशर नहीं लेना। देखिए बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है, बाबर आजम को कल यहाँ पे तेज़ खेलना होगा, रिजवान को तेज़ खेलना होगा। आप 10 खिलाड़ी बारी लेते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 को बारी मिलती है, तो 20 ओवर्स हैं, कल शायद आपके 15 ओवर्स हो। तो उसमें भी अगर आप ये सोचें कि आपने पहले 4 या 5 या 6 ओवर करने, मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बता दिया, कल के मैच में देख लीजिएगा। पाकिस्तान पहले खेलता है तो इसको 180-90 करने पड़ेंगे जीत के लिए। इससे कम करेंगे तो आपके जीत के चांस कम होंगे। और अगर आप भारत पहले खेलता तो उसको 160, 65, 50 पे आउट करना पड़ेगा। ये बड़ी क्लियर हो। मैं आपको ये वो विकेट के हिसाब से और आपको वो कैलकुलेशन दे रहा हूँ जो है। देखिए हम सब चाहते हैं पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि पाकिस्तान ना जीते। सब लोग दुआएं भी मांग रहे हैं और कल हम सब ने मैच भी देखने बैठ के, तो इसीलिए कल सारा कुछ होना है। तो या सर ये मैच की तो सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के पास आप देखें ना, बाबर आजम है, शादाब है, आसफ अली है, फ़खर जमान है, हैदर अली है। कल का मैच नहीं खेला, चलें फ़खर जमान निकाल, हैदर अली है, इफ्तिखार अहमद है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद हसनैन है, शहीन शाह फरीदी है, तो रिजवान है, नसीम शाह है। अब मुझे बताएं नसीम शाह तक, बल्कि हारिस रऊफ तक भी हिटर है, कोई एक तो आप मुझे बता दें जो नहीं है। उनकी तरफ आप चले जाते हैं तो उनके बैट्समैन भी आप अगर देखें, रोहित शर्मा देख लें, विराट कोहली देख लें, KL राहुल देख लें, सूर्या कुमार वो देख लें, विनेश कार्तिक देख लें, हार्दिक पांड्या देख लें, चाहल देख लें, मतलब जितने उनके हैं उनके आप ये देखें कि उनके 8 तक बैटिंग है, उनमें आपके पास 11 तक है, उनमें सीनियर्स हैं भाई। तो इनके पास कौन से जूनियर है? चले मुझे बताएं कौन सा, कितने सीनियर उनके पास और हमारे पास? क्या हमारे बाबर आजम के मुकाबले का उनके पास एक भी है? क्या रिजवान के मुकाबले का है? क्या आसफ अली जब खेलना चाहे
खेलना चाहे तो ठीक है, मैं कह रहा हूं है। तो यही बात है, आपने भारत से लड़ना है, आपने भारत से, आपसे मैच नहीं होता, जंग होती है। और जब जंग होती है तो जंग में हिकमत अमली होती है कि जो सबसे पहले मारेगा वो जीतेगा। उनकी टीम की तैयारी वैसे भी ज्यादा होगी। पिछला जो मैच हुआ था हमारा, उसमें जो शिकस्त हुई थी उसके ऊपर काफी उन्हें हर्जा सराई का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कल 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 ज़हन में रखें कि मैच एक तो ज़रूर होगा, बारिश की पेशन कोई ज़रूर है, लेकिन मैच होगा। और इस मैच में पाकिस्तान अगर तेज़ खेलेगा, पहले ओपनिंग अच्छी होगी, तो आप देख लीजिएगा कल जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपके सामने होगा पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और अगर बाबर आजम ने अपने रन्स बनाने हैं या उसने रिजवान ने, तो फिर थोड़ा सा मामला जो है ना वो किसी और तरफ चला जाएगा। आपको तेज़ खेलना होगा, तेज़ खेलने के लिए आपको जो है वो अपना स्कोर करना। एक तो वो विकेट जो है, आप वो उस विकेट पे मैच नहीं हो रहा जो हम सोचते थे कि आप जब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाते हैं तो बहुत तेज़ विकेटें होती हैं। अब तेज़ विकेटें नहीं हैं, आपको बैटिंग विकेट ज़्यादा है वहाँ पे। और उस बैटिंग विकेट पे आपके पास सारे वो खिलाड़ी हैं जो चौके और छक्के वाले हैं, बाउंड्री भी छोटी है। तो मैच आपको उस टीम के साथ है जिस पे अगर नंबर 1 तो वो टीम है जिसको आपने हराना ही हराना है हर सूरत में। ये आप ज़हन में रख के जाए कि आपने हर सूरत में हराना, तो आप हरा देंगे। दूसरी बात यह है कि बाउंड्री जो है ना वो दुबई वाली नहीं है, ना शारजा वाली है, बाउंड्री भी छोटी है। तो इसमें फिर होम ग्राउंड भी नहीं है, ना उनकी है ना आपकी है, ना आपका होम क्राउड है ना उनका है, बल्कि उनका क्राउड ज़्यादा होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ही होगी एक किस्म की। तो ये तो आपको करना, जीतना पड़ेगा, हर सूरत में जीतना पड़ेगा। ये समझें कि पाकिस्तान टीम लॉन्ग मार्च करना है और लॉन्ग मार्च कामयाब करना है। तो ये समझ लें कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च की टाइप पे खेलना होगा। अगर ना कामयाब किया तो हार जाएंगे, तेज़ खेलना पड़ेगा। यार सब खेल जो है ना, खेल को खेल समझ के आप खेलें तो आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। यही शायकीन के हवाले से भी होता है कि अगर वो सिर्फ खेल के तनासुब के ऊपर ही टीम को परखें तो अच्छी बात होती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर विराट कोहली ने कल अच्छी इनिंग का मुजाहरा किया हो तो सराहा जाना चाहिए, क्योंकि इतने भी दुश्मन नहीं होते कि खेल में अगर परफॉर्मेंस बाबर की बहुत अच्छी है तो भारत वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन हमारे मुंतजमीन जो होते हैं, उनके जो बयानात होते हैं या उनके जो इकदामात होते हैं, वो किस हद तक खेल पे असरअंदाज होते हैं। जे शाह ने बयान दिया हालिया कि इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो क्या इस तरह के इकदामात से हम खेल में जवाब किस तरीके से दे सकते हैं? ये इस खेल में जवाब बेहतरीन तरीके से आज मैच हराएं आप भारत को मैच हराएं, यही जवाब है कि वो इस खौफ से नहीं आ रहे कि हमसे मैच हार जाएंगे, वो इस खौफ से नहीं आ रहे कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, वो इस खौफ से नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में हम जाएंगे हार जाएंगे और हमारे साथ। दरअसल हुआ क्या है, पाकिस्तान की तरफ से कभी आपने कोई ऐसा बयान सुना? नहीं। हमारे लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो लोग मुतस्मी हैं, चाहे उनका कोई खिलाड़ी हो, चाहे साबका खिलाड़ी हो, चाहे कोई उनका कमेंटेटर हो, कोई भी हो, वो बड़ा इस पर यासर बड़ा इसमें मुतस्सबपन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यानी मुतस्सबपन नहीं होना चाहिए। अगर खेल आप खेल रहे हैं तो फिर खेल और एक और चीज़ आपको तो अभी कहा ना कि नाजरीन देखना चाहते हैं, सारे लोग देखना चाहते हैं कि देखें T20 का जो मैं कह रहा हूँ ना, T20 में कोई शख्स ये सिंगल बर्दाश्त नहीं करता, बाहर बैठा हुआ भी। T20 में चौके छक्के होते हैं। तेज अगर खेल हो तो फिर ज्यादा एंजॉय करते हैं लोग। नाज़रीन वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल को मैच भी एंजॉय कीजिए। अल्लाह ने के बाद।